हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे हमारे एसक्यूएल में ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल को। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। ट्रांजैक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो एसक्यूएल में डेटाबेसेस में मल्टीपल ऑपरेशन को एक साथ एग्जीक्यूट करने में और डेटा को कंसिस्टेंसी मेंटेन कराने में बहुत मददगार साबित होता है। ये काम करते हैं हमारे एसिड प्रॉपर्टी के आधार पर। तो समझते हैं हमारी एसिड प्रॉपर्टी क्या है। एसिड प्रॉपर्टी हमारी कंसिस्ट करती है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है एसिड, सो एसिड में ACID इनके अलग टर्म है। इन टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे हमारे विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर अपने डेटाबेस में। तो मेरी यहाँ पर एक एसक्यूएल ओपन हो चुकी है, मेरा SSMS ओपन हो चुका है। मैं एक नई क्वेरी ओपन करता हूँ और मैं अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। इस टेबल के आधार पर मैं अपनी एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी को समझूंगा। हेयर मेरे पास ऑलरेडी टेबल का एक सिंटेक्स लिखा हुआ है। तो मैं बैंक अकाउंट नाम से टेबल क्रिएट करता हूँ, जिसमें मेरे पास दो कॉलम है। पहला अकाउंट आईडी, दूसरा बैलेंस। और आप देख सकते हो डेटा टाइप अकाउंट आईडी का इंटीजर है, बैलेंस का डेसिमल में है। चलिए इस टेबल को क्रिएट करके देखते हैं। ये टेबल मेरा क्रिएट हो चुका है। मैं इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। तो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं एक बार टेबल को आपको रन करा के शो कराता हूँ, देन हम स्टार्ट करेंगे हमारी एटॉमिसिटी से। हमारी टेबल का नाम था बैंक अकाउंट। हम एक सेलेक्ट स्टेटमेंट पास करते हैं। आप देख सकते हो कि मेरी टेबल क्रिएट हो गई थी, उसमें दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए थे और वो दोनों रिकॉर्ड हमारे टेबल के डेटा में शो कर रहे हैं। समझते हैं हम हमारी एटॉमिसिटी से। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी का मतलब है एक ट्रांजैक्शन के अंदर के सभी ऑपरेशन आइदर सारी सक्सेसफुल हो या फिर कुछ कुछ भी ना हो, या कोई भी एक स्टेप पे फेल कर जाए। तो अगर हमारी जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे सभी ऑपरेशन या तो सक्सेसफुली रन करेंगे या कुछ ऑपरेशन फेल हो जाएंगे। अगर कोई ऑपरेशन फेल हो जाता है तो पूरी ट्रांजैक्शन को हम उस समय पे अंडू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिसिटी। इस बात को हम हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर की मदद से समझते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसको पूरा एक स्टोर्ड प्रोसीजर लिखने जा रहा हूँ। तो स्टोर्ड प्रोसीजर को लिखने के लिए हमने आपको पहले भी बताया था, क्रिएट प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम। मैं इस प्रोसीजर का नाम फिलहाल के लिए ट्रांसफर नहीं रखता हूँ। इसकी हेल्प से मैं अपने जो अमाउंट है उनका ट्रांजैक्शन क्रेडिट और डेबिट करूँगा। यहाँ में मैं एटॉमिसिटी को चेक करूँगा। अब मैं इसमें कुछ अपने कॉलम आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रेसेस का यूज़ करता हूँ। देन मैं प्रोसीजर बनाने से पहले हम समझ लेते हैं हमारा एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है वो क्या है। तो हम चाहते, जैसा आप देख सकते हो अभी मेरे पास एक बैंक अकाउंट नाम की टेबल रन हुई है। इस बैंक अकाउंट की टेबल में दो अकाउंट आईडी है और बेसिस ऑफ अकाउंट आईडी हमारे पास कुछ बैलेंस पड़ा है। लाइक अकाउंट आईडी 1 के लिए हमारे पास 1000 बैलेंस पड़ा है, 2 के लिए 500 पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो तो हम अकाउंट आईडी A1 से अकाउंट आईडी 2 में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर सकें, और ये भी चेक कर लें कि अगर वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में कंप्लीट क्वेरी रोल बैक कर जाए, कोई भी ऑपरेशन ना परफॉर्म हो, हमारा टेबल हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट मैनर में रहे। तो चलिए क्रिएट करते हैं हम अपने प्रोसीजर को। अब हम यहाँ पर हमारे कुछ कॉलम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। लाइक पहला मैं एक कॉलम लिखता हूँ @सेंडर अकाउंट आईडी। सो
सेंडर अकाउंट आईडी जिसका डेटा टाइप मैं इंटीजर रखता हूँ। देन मैं एक और कॉलम रखता हूँ रिसीवर अकाउंट आईडी। रिसीवर अकाउंट आईडी इसको भी मैं इंटीजर टाइप का रखता हूँ। देन मैं एक अमाउंट लूँगा जिसको मैं डेसिमल में लूँगा। अमाउंट मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ डेटा टाइप एज अ डेसिमल। डेसिमल रख रहा हूँ जिसको मैं 10,2 देता हूँ। ओके, तो ये मेरा कॉलम डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद मैं अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए एज एंड बिगिन कीवर्ड का यूज़ करूँगा। देन मैं बिगिन के साथ मैं इसको एंड भी कर देता हूँ ताकि इजी रहे हमें हमारे कोड को लिखने में। अ, हमें यहाँ पर सेंडर के बैलेंस को शो कराने के लिए और रिसीवर के बैलेंस मतलब कितना अमाउंट हमारा क्रेडिट हुआ और कितना डेबिट हुआ, इसके लिए हमें दो पैरामीटर डिक्लेयर करने पड़ेंगे जिनको हम टेम्पररी डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। सो मैं यहाँ पर सिर्फ एक डिक्लेयर कीवर्ड का यूज़ करके दो पैरामीटर लिखता हूँ। मैं एक का नाम रख देता हूँ सेंडर बैलेंस। देन इसको भी सेम डेसिमल में रखते हैं और एक और कॉलम हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं रिसीवर के लिए। सिमिलर मैं इसको कॉपी और पेस्ट करता हूँ और यहाँ से रिसीवर कॉपी करके इसमें रिसीवर से रिप्लेस कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास दो कॉलम है, तीन कॉलम थे, दो टेम्परेरी कॉलम सेट किए। नाउ विल स्टार्ट आवर ट्रांजेक्शन। अब हम अपना ट्रांजेक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बिगिन ट्राई मैंने यूज़ किया था। अब मैं ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करूँगा। तो जिनको नहीं पता एसक्यूएल में किस प्रकार से ट्राई कैच यूज़ करते हैं एक बार देख लीजिए। मैं बस सिंपल यहाँ पे बिगिन ट्राई लिखता हूँ और इसके साथ ही एंड ट्राई भी दे देता हूँ। इनसाइड बिगिन ट्राई एंड ट्राई मैं अपने कुछ कमांड्स लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ बिगिन ट्रांजेक्शन। इसके साथ ही मैं इस ट्रांजेक्शन को एंड भी कर दूंगा। बट इन बिटवीन आप देखिए कि मेरा क्या कोड रहेगा। तो सबसे पहले मैं हमारे बैलेंस को सेट करता हूँ हमारे सेंडर बैलेंस में। इसके लिए मैं सिंपल सेलेक्ट कमांड लिखूंगा। इससे लिखूंगा फ्रॉम टेबल है मेरे पास बैंक अकाउंट करके। तो बैंक अकाउंट के टेबल में हम एक कंडीशन लगाएंगे जहां पर अकाउंट आईडी इज इक्वल टू सेंडर की अकाउंट आईडी हो। तो फिर अकाउंट आईडी इज इक्वल टू एट द रेट सेंडर अकाउंट आईडी। अब हम यहाँ पर एक वैल्यू सेट करते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पर हमारे बैलेंस को सेट करने जा रहे हैं। मेरा सेंडर का बैलेंस है वो इक्वल टू होना चाहिए जो मेरा बैलेंस इस अकाउंट की टेबल में अकाउंट के टेबल में कॉलम के लिए पड़ा है। इसके साथ अब मैं कंडीशन लगाऊंगा कि मैं इस कंडीशन में हमारे सेंड जो हमारा बैलेंस है इस और हमारे अकाउंट अमाउंट है जो टोटल अमाउंट इसको इसके कंपैरिजन के लिए मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। मैं कंडीशन रखता हूँ इफ़ एट द रेट सेंडर बैलेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हमारे अमाउंट के। तो आप देख सकते हो कि अगर ये बैलेंस ये सेंडर का बैलेंस जो हमने अमाउंट हमें जो हमारे प्रोसीजर पे इनपुट एज ए इनपुट सेंड होगा इसके इससे बड़ी हो या इसके बराबर हो तब हम एक कंडीशन लिखेंगे। अच्छा, इफ़ कई कंडीशन को यूज़ करने के बाद फिर हमें बिगिन और एंड यूज़ करना पड़ता है हमारे एसक्यूएल में। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारे रिसीवर का बैलेंस। रिसीवर का बैलेंस भी सेम तरीके से चेक करेंगे जैसे हमने ऊपर हमारे सेंडर का बैलेंस चेक किया था। यहाँ पर मैं कमेंट में लिख भी देता हूँ कि पहली लाइन में मैं चेक कर रहा हूँ सेंडर का बैलेंस। सेंडर बैलेंस
देन मैं चेक कर रहा हूँ रिसीवर का बैलेंस। देन मैं इस इस स्टेप में जहाँ पर हमारा बिगिन एंड ट्राई यूज़ होगा, यहाँ पर मैं रिसीवर का बैलेंस चेक करूँगा। सो सिंपली मैं यहाँ से रिसीवर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस फ्रॉम बैंक अकाउंट वेयर अकाउंट आईडी इज इक्वल टू एट द रेट रिसीवर अकाउंट आईडी। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने दो दो लाइन लिखी है। पहली लाइन में मैं सेंडर का बैलेंस चेक कर रहा हूँ, जिस सेंडर के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होगा। दूसरा मैं उस रिसीवर का बैलेंस बैंक अकाउंट चेक कर रहा हूँ जिसके उसमें रिसीव होगा अमाउंट। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारी हमारी जो दो कंडीशन आ गई, इसके बाद हमारा अमाउंट डिडक्ट हो रहा है। तो अमाउंट को डिडक्ट करने के लिए हम एक कंडीशन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कमेंट में लिख देता हूँ डिडक्शन के लिए। तो अब हम अमाउंट को डिडक्ट करने के लिए क्या कंडीशन लिख सकते हैं। तो मैं फिलहाल मैं एक अपडेट की क्वेरी, अपडेट का कमांड लिखता हूँ। अपडेट क्या होगा, अपडेट हमारा बैंक अकाउंट की टेबल होगी। बैंक अकाउंट की टेबल में क्या अपडेट होगा, हमारा बैंक अकाउंट की टेबल में हमारा बैलेंस अपडेट होगा। तो मैं सिंपल बैंक अकाउंट से लिखता हूँ, फिर लिखूंगा सेट। सेट क्या करना है हमें, बैलेंस को। अब बैलेंस देख सकते हैं, हमारा बैलेंस में क्या सेट होगा। बैलेंस में जितना बैलेंस था और जो अमाउंट हमने डाला क्रेडिट करने के लिए, डेबिट करने के लिए, वो अमाउंट हमारा डिडक्ट होगा हमारे बैलेंस से। तो हमारी नई जो हमारा लॉजिक बनेगा वो बनेगा बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस एट द रेट अमाउंट। ओके, मैंने आपको बताया कि हमेशा हम अपडेट के साथ वेयर की कंडीशन यूज़ करते हैं। वेयर क्या लगेगा, सबसे पहले वेयर लगेगा हमारी अकाउंट आईडी में। अकाउंट आईडी में तो जब डिडक्ट हो रहा है अमाउंट, अमाउंट डिडक्ट हो रहा है सेंडर के बैंक अकाउंट से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट द रेट सेंडर अकाउंट आईडी। सेम, अब अमाउंट ऐड हो रहा है किसके अकाउंट में, रिसीवर के। तो एक यही सिमिलर काइंड की हमारे पास क्वेरी रहेगी। मैं काम करता हूँ इस क्वेरी को यूज़ कर लेता हूँ। और हमारा अभी ऊपर सब्ट्रैक्शन हो रहा था, तो यहाँ पर एडिशन होगा। आप देख भी सकते हो, मैंने ऊपर कमेंट में भी लिखा है ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर बैलेंस में अमाउंट ऐड हो रहा है। तो सिमिलर ये कंडीशन में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देन सेंडर अकाउंट आईडी की जगह रिसीवर की अकाउंट आईडी आएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एट द रेट रिसीवर अकाउंट आईडी। सो यहाँ पर हमें अब हमारी कंडीशन जो हमारी प्रोसीजर की है वो लिखी जा चुकी है। अब हमको सिंपल यहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन को कमिट करना होगा। सो हम सिंपल यहाँ पे कमिट कीवर्ड का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट हमारा ट्रांजेक्शन कमिट हो जाएगा। इस अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिट कमिट हो गया तो एक हम मैसेज भेज देंगे जिसको लिखेंगे ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, बैलेंस ट्रांसफर्ड। ओके, अब हमने एक सेलेक्ट सेलेक्ट कमिट डाल दिया, लेकिन हम इसको कॉल एज एलियासिंग दे देते हैं। एलियासिंग देते हैं एज मैसेज। देन हमारा एंड, फिर हमारा एल्स, क्योंकि हमारी यहाँ पर हमारी इफ की कंडीशन बंद हुई है तो हम एल्स रखेंगे। देन बिगिन, देन एंड। अब इसके अंदर अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उसके लिए एक मैसेज भेज देते हैं। तो इसको रख दीजिए आप इनसफिशिएंट बैलेंस, ट्रांजेक्शन फेल्ड।
insufficient balance ट्रांजेक्शन फेल्ड। इसको हम एज ए एरर भेजते हैं। तो आप इसको कुछ भी ले सकते हो, एज एरर करके भी डाल सकते हो। ओके, सिमिलर आप इसको, अगर ऐसा आ रहा है तो अब इस प्रकार से हमारा प्रोसीजर लिखा जा चुका है। ओके, अभी अभी हमारे पास कंडीशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। देन हम हमारे जितने भी हम अब हमारा ट्राई क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम अपना कैच स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपने एरर को हैंडल करेंगे। कैच स्टार्ट करने के लिए सिंपली मैं लिखूंगा बिगिन कैच और आऊंगा एंड कैच। ओके, इन साइड में अपना एरर हैंडल करूंगा। अपना एरर हैंडल किस प्रकार से करते हैं? अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो हमारा ट्रांस काउंट 0 होगा। इट मीन्स कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। बट अगर कोई इशू होता है, कोई किसी स्टेप पे फेल करता है या इनसफिशिएंट बैलेंस की प्रॉब्लम होती है और किसी भी स्टेप पे फेल कर जाता है, तो इट मीन्स ये हमारा कंडीशन कंप्लीटली रोल बैक हो जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे कंडीशन रखूंगा, इफ एट द रेट ट्रान काउंट ग्रेटर देन 0, सो इट मीन्स ये हमारा इस वक्त रोल बैक होएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे रोल बैक लिखता हूँ। देन हम सिंपल एक एरर मैसेज भेज देते हैं, जिसको जो कि है इस तरह से, सेलेक्ट ट्रांजेक्शन फेड रोलिंग बैक चेंजेस। ओके, एज मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे। देन हमारा कैच क्लोज होता है। सो ये था हमारा एक एटॉमिसिटी को एक्सप्लेन करने का एक तरीका। सो विद द हेल्प ऑफ दैट दिस प्रोसीजर यू विल आई कैन एक्सप्लेन यू द कंप्लीट एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोसेस। फिलहाल इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारा कमांड कंप्लीट हो गया है। अब आप अगर हमारे प्रोग्रामेबिलिटी में चेक करोगे एंड स्टोर प्रोसीजर में देखोगे, तो हमारे पास एक ट्रांसफर मनी नाम से स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अच्छा, जब हमारा स्टोर प्रोसीजर चेक हो चेंज मतलब कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार हम हमारे क्वेरी को रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास बैलेंस कितना है। तो आपको बैंक अकाउंट नाम से एक टेबल है हमारी, इसको रन करके देखते हैं। तो फिलहाल हमारे पास अमाउंट है 1000। ओके, सो मैं ट्रांसफ़र करता हूँ एक अकाउंट आईडी, दो अकाउंट आईडी हैं 1 और 2। मैं अकाउंट आईडी 1 से कुछ रुपए ट्रांसफ़र करूँगा अकाउंट आईडी 2 में, और चेक करते हैं। तो मेरी सेंडर की अकाउंट आईडी है 1, रिसीवर की अकाउंट आईडी है 2, और अमाउंट कितना मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं 30 रुपीज़ ट्रांसफ़र करता हूँ। ओके, और मैं अपने स्टोर प्रोसीजर को रन करता हूँ। सो हमारे पास मैसेज आया, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, बैलेंस ट्रांसफर्ड। लेट्स चेक आवर टेबल। हम अपनी टेबल को रन करें तो आप देख सकते हो उस वक्त 970 हमारे पास टोटल बैलेंस बचा है। इट मीन्स हमारा प्रोसीजर कंप्लीट रन कर रहा है, सक्सेसफुली बना हुआ है, प्रिपेयर हुआ है और बैलेंस को ट्रांसफ़र कर रहा है। सो अब हम इस प्रोसीजर में हमारी एटॉमिसिटी को समझते हैं। तो मैंने बताया आपको कि एटॉमिसिटी का मतलब है कि हमारी सभी ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो, अगर नहीं हो तो रोल बैक हो जाए। ओके, सो इन दिस केस अगर हम इस अमाउंट की जगह 130 करते हैं, और अभी आप देख सकते हो हमारा अमाउंट 9। सिंपली हमने बताया था कि एटॉमिसिटी के अंदर अगर कोई भी एक्शन हमारा परफॉर्म होता है तो उस कंडीशन में यह एक्शन परफॉर्म हो रहा है और नहीं हो रहा है, दोनों कंडीशन में हमारा डेटाबेस का जो ऑपरेशन है वो फेल ना हो। अगर एक जिसमें अगर फेल हो गया तो उसमें
तुरंत रोल बैक कर जाए। तो एटॉमिसिटी सिंपली हमें यही बताती है। आप ध्यान से देख सकते हो कि हमारा जब डेटा ट्रांजेक्शन हुआ था तो उस समय हमारे पास 970 बैलेंस बचा था और अकाउंट टू के लिए 530 था। बट अगर जब हमारे पास एरर मैसेज आई थी तब भी हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट था। सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, व्हाट इज कंसिस्टेंसी। सो जब हम कोई ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करें तो उस केस में हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे। एक ट्रांजेक्शन के बाद डेटाबेस कंसिस्टेंसी स्टेट में ही हमारा रहा है। इसका मतलब है कि डेटाबेस की इंटीग्रिटी को हमने मेंटेन की, आराम से मेंटेन किया और किसी भी ट्रांजेक्शन से डेटाबेस को कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी जो अनएक्सपेक्टेड हो। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हमने हमारी कंसिस्टेंसी को भी समझा। फिर से समझ लेते हैं कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर तब आता है जब मनी ट्रांसफर हुआ, यानी कि सेंडर अकाउंट वन में कुछ रिक्वायर्ड बैलेंस था और उसने कुछ रिक्वायर्ड बैलेंस अकाउंट टू को ट्रांसफर कर दिया। उस केस में हमारा डेटाबेस जो हमारा टेबल था वो कंसिस्टेंट था अगर जब कॉमिट की कंडीशन चली। इनफैक्ट जब रोल बैक भी था तो डेटाबेस में जो स्टार्टिंग में अवेलेबल बैलेंस था वही अवेलेबल बैलेंस शो कर रहा था, डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हुआ। ये था हमारी कंसिस्टेंसी। इसके बाद हम समझते हैं कि आइसोलेशन क्या होता है। आइसोलेशन आइसोलेशन लेवल के आधार पर डिसाइड करते हैं एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन से कितना अलग है। इसमें कुछ आइसोलेशन लेवल्स होती हैं, जैसे कि हमारी पहली लेवल होती है रीड अनकमिटेड, दूसरी होती है रीड कमिटेड, तीसरी होती है रीडेबल रीड और चौथी होती है सीरियलाइज। इन चारों के अपने अलग मतलब हैं। रीड अनकमिटेड, सबसे पहले रीड अनकमिटेड को समझते हैं। ये सबसे कम स्ट्रिक्ट होती है। सबसे कम स्ट्रिक्ट का मतलब समझाता हूं। इस आइसोलेशन लेवल में एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन के चेंजेस को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के देख सकता है, इसीलिए इसको सबसे कम स्ट्रिक्ट बोला गया है। यानी कि एक ट्रांजैक्शन में कोई भी चेंजेस हो रहा है और वो दूसरी ट्रांजैक्शन में होने वाले चेंजेस को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी सिक्योरिटी के चेक कर सकता है, देख सकता है। ये हमारा रीड अनकमिटेड हुआ। इसके बाद आते हैं रीड कमिटेड क्या है। रीड कमिटेड हमारा डिफॉल्ट आइसोलेशन लेवल है। अगर आपने आइसोलेशन लेवल यूज नहीं किया है दैट मीन्स कि वहां पर रीड कमिटेड यूज हुआ है। रीड कमिटेड इस आइसोलेशन लेवल में एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन के चेंजेस को तभी देख सकता है जब वो कमिट हो जाता है। इट मीन्स आफ्टर सक्सेसफुली कमिट एक आइसोलेशन दूसरे आइसोलेशन के चेंजेस को देख पाएगा। इसमें डर्टी रीड्स यानी अनकमिटेड डेटा को भी होते हैं। ओके, सो ये हमारा रीड कमिटेड। तीसरा आता है रीडेबल रीड। रीडेबल रीड इस आइसोलेशन लेवल में एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन के चेंजेस को तब तक नहीं देख सकता जब तक वो कमिट ना हो जाए। यानी कि अगर एक ट्रांजेक्शन ने कुछ डेटा पढ़ा है और दूसरी ट्रांजैक्शन उस डेटा को तब तक मॉडिफाई नहीं कर सकता, तब तक टच नहीं कर सकता जब तक कि वो पूरी तरह पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। सो इसे हम बोलते हैं रीडेबल रीड। और चौथा होता है हमारा सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल ये होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट। इस आइसोलेशन लेवल में सबसे स्ट्रिक्ट होते हैं। इसमें एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन से कंप्लीटली आइसोलेट होती है, यानी एक ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ भी पढ़ा गया दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए रीड और मॉडिफाई नहीं हो सकता। ये हमारे आइसोलेशन के चार लेवल थे, रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रीडेबल रीड और सीरियलाइजेबल। कभी कभी इंटरव्यूअर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि आइसोलेशन के चार आइसोलेशन लेवल कौन से हैं। तो आइसोलेशन लेवल उस कंडीशन में यही होते हैं हमारे। और अच्छा हाँ, स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि आइसोलेशन लेवल क्या है या आइसोलेशन को एक्सप्लेन करो। तो आप उस समय यही कंडीशन एक्सप्लेन कर सकते हो, रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रीडेबल रीड और सीरियलाइजेबल। आइसोलेशन के बाद आता है हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करती है कि ट्रांजैक्शन के बाद जो चेंजेस डेटाबेस में होते हैं वो परमानेंट रिकॉर्डेबल है। तो आप देख सकते हो कि मेरा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, इसके बाद हमारे डेटाबेस में कुछ चेंजेस हुए और वो परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर हो गए। सो विद द हेल्प ऑफ अपडेट क्वेरी हमने ये एक्शन परफॉर्म किया था। आप कभी कभी आपको इंसर्ट क्वेरी का भी यूज़ करना पड़ता है। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन आप इंसर्ट की क्वेरी राइट करते हो
और आपका कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है वो सीधा डेटाबेस में स्टोर होता है। सो ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करता है उस समय कि जब हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है तो जो ट्रांजेक्शन में जो रिकॉर्ड्स मॉडिफिकेशन थे वो डेटाबेस में स्टोर हुए कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जब ट्रांजेक्शन कमिट हो गया तो उसके चेंजेस डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो गए। तो ये था हमारा ट्रांजेक्शन। इस एग्जांपल में जब हमने अब मेरे ट्रांसफर मनी को एग्जीक्यूट किया था और 300 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए थे, तो आपने देखा भी होगा कि इस एग्जांपल में हमने पहले वाले अकाउंट आईडी से 30 रुपीज़ डिडक्ट हुए, सेकंड वाली में ऐड हुए और वो हमारे टेबल में स्टोर हुए हैं। सो ये था हमारा ड्यूरेबिलिटी। आशा करता हूँ कि आपको ट्रांजैक्शन और करेंसी कंट्रोल इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। जैसा मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कंप्लीटली कि हमारा ट्रांजैक्शन किस प्रकार से लिखते हैं। बिगिन ट्रांजैक्शन का कमांड यूज़ करके हमने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया था। एंड ट्रांजैक्शन का यूज़ करके हमने ट्रांजैक्शन को क्लोज किया है। और इसके अंदर अगर हमने कोई भी कंडीशन लगाई है तो आप देख सकते हो कि जब हमने कंप्लीट क्वेरी लिख ली, हमारा लॉजिक लिख लिया, उसके बाद हमने कॉमिट करके उस ट्रांजेक्शन को कॉमिट किया है। अदरवाइज हमने रोल बैक का यूज़ किया है। तो ये था हमारा विद द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर को लिखने का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को खूब शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।